हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो हमारा भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जो पूरी दुनिया में सबसे विशिष्ट और अनोखा है। तो इसीलिए आज हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों भारतीय संविधान को विशिष्ट अनोखा कहा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता ये है कि हमारा भारतीय संविधान लिखित और निर्मित संविधान है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा लिखा गया था और निर्मित किया गया था। हमने संविधान कहीं से कॉपी नहीं किया, कहीं से चुराया नहीं है। हमने अलग अलग देशों के संविधान को स्टडी करके वहाँ की जो बातें हमें अच्छी लगी हैं उन्हें अपने अनुसार, अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की है और उसे संविधान में लिखा गया है। तो हमारा संविधान कैसा है? लिखित और निर्मित है। क्योंकि हमने बात की थी हमारे देश में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में एक लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे देश में भी लिखित संविधान है ताकि सभी विवादों का निपटारा संविधान के अनुसार हो सके। संविधान में जो भी जिसके लिए नियम कानून लिखे गए हैं सभी उसी दायरे में रहकर अपना काम कर सकें। लेकिन दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और हमारे संविधान की दूसरी विशेषता ये है कि ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है क्योंकि इसके 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। तो यह हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान पूरे देश के लिए तो है ही, लेकिन इसमें राज्यों का संविधान भी शामिल है। अब दूसरे देशों में क्या होता है कि वहां पर देश का संविधान अलग होता है और राज्यों के लिए संविधान अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पूरे देश के लिए भी एक ही संविधान है और राज्यों के लिए भी संविधान में प्रावधान शामिल किए गए हैं, यानी कि किसी भी राज्य का अपना अलग संविधान नहीं है। भारतीय संविधान में ही सभी राज्यों की शक्तियों के बारे में बताया गया है, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और हमारे संविधान में विभिन्न संवैधानिक निकायों का भी उल्लेख है, जैसे कि यूपीएससी, निर्वाचन आयोग। तो इस वजह से क्या है कि हमारा संविधान विस्तृत है, बड़ा है। संविधान में इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं और अनुसूचियां भी हैं। संविधान की तीसरी विशेषता है प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल। तो प्रस्तावना में बहुत कम शब्दों में पूरे संविधान की व्याख्या की गई है। तो अगर आप पूरा संविधान नहीं पढ़ सकते तो प्रस्तावना को पढ़कर संविधान के दर्शन के बारे में जान सकते हैं कि हमारा संविधान किन मूल्यों पर आधारित है, ये आप जान सकते हैं। प्रस्तावना में देश के शासन का उल्लेख किया गया है कि देश के शासन का स्वरूप कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा, कल्याणकारी राज्य होगा। प्रस्तावना से हमें पूरे संविधान का एक प्रतिबिंब, एक रिफ्लेक्शन मिलता है, एक दर्शन का पता चलता है कि हमारा जो भारतीय शासन होगा वो किन मूल्यों पर आधारित होगा, किन चीजों को हम फॉलो करेंगे, किन चीजों को अपना आदर्श मानेंगे। तो ये हमें पता चलता है प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना भी हमारे भारतीय संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इतना बड़ा संविधान हर कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए अगर वो सिर्फ एक प्रस्तावना पढ़े, प्रेम्बल को पढ़े, तो वो हमारे संविधान के बारे में जान सकते हैं। संविधान की नेक्स्ट विशेषता है कठोर और लचीला दोनों की। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर का मतलब है कि आप पूरे संविधान में चेंजेस नहीं कर सकते, आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। अपनी मनमानी से कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति संविधान को नहीं बदल सकता। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा भारतीय संविधान कठोर है। लेकिन संविधान लचीला भी है क्योंकि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 368 में बताया गया है कि संविधान में अगर कोई भी हमें चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन हम एक सीमा तक कर सकते हैं। हम संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, संविधान को पूरा का पूरा नहीं बदल सकते, लेकिन समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कुछ चीजें बदलनी पड़ती हैं और बदलनी चाहिए ताकि हमारा संविधान जीवंत बना रहे। तो जीवंत होने का क्या मतलब है कि परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार खुद को ढालना, खुद को बदलना। तो हमारा संविधान भी रिजिड नहीं है, लचीला है, जीवंत है, क्योंकि हम इसमें संशोधन करके समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ये बदलाव एक सीमा तक हो सकते हैं, हम बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए जो भारतीय संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संविधान में बताया गया है कि भारत कैसा होगा,
एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। लोकतंत्र का क्या मतलब है कि यहाँ पर लोगों का शासन होगा, किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार होगा, वोट डालने का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। तो इस तरीके से जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी, जो भी कानून लाए जाएंगे, वो लोगों के अनुसार, लोगों की इच्छा के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक के साथ एक और वर्ड दिया गया है, गणराज्य। गणराज्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारे देश का, जो हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा, वो जाति या वंश आधारित नहीं होगा, वो भी निर्वाचित होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो उनके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, किसी भी एक परिवार या वंश से संबंधित नहीं होते। तो इससे हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां पर सभी को समान अधिकार की बात की गई है। संविधान का नेक्स्ट फीचर है कि ये बात करता है संसदीय शासन प्रणाली की, कि यहाँ पर क्या होगा, संसद होगी, और संसद में कौन लोग होंगे? जनता के प्रतिनिधि होंगे, जिन्हें जनता चुनकर भेजेगी। वो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनकी बात रखेंगे और उनकी समस्याओं को देखते हुए उनके लिए नियम, योजना, कानून बनाए जाएंगे। संसद जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद जो भी काम करेगी उसका जनता को उन्हें जवाब देना पड़ेगा, और जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वही संसद में जाते हैं और फिर संसद ही सरकार बनाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में लोगों की सरकार है, संसदीय शासन प्रणाली में लोकतंत्र है। हमारे संविधान का नेक्स्ट फीचर है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। संविधान में सभी लोगों को समान रूप से मौलिक अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो भाग 3 है संविधान का, वो मौलिक अधिकारों की बात करता है कि सभी लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएं ताकि लोगों का विकास हो सके, किसी भी व्यक्ति के साथ गलत ना हो, किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो, और सरकार कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जो लोगों के लिए हानिकारक हो, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों को खतरा हो। तो इसलिए संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी शामिल किया गया है। संविधान का नेक्स्ट फीचर है पंथ निरपेक्षता, यानी कि हमारे देश में धार्मिक कट्टरता नहीं है, सभी धर्म समान है। राज्य और सरकार किसी भी धर्म के साथ, किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे देश में लोगों के पास धार्मिक स्वतंत्रता है। बहुत से ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, या फिर ऐसे देश भी हैं जहां पर राज्य और धर्म का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये हमारे संविधान की एक विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है एकल नागरिकता। संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे देश जहां पर संघवाद है, संघीय व्यवस्था है, वहां पर दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन भारत में, भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ पर राज्य की अलग से कोई नागरिकता नहीं है, एक ही नागरिकता है जो पूरे देश की है कि हम भारतीय नागरिक हैं। संविधान का नेक्स्ट फीचर है समाजवादी व्यवस्था। तो हमारे संविधान में समाजवादी व्यवस्था को 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। मूल संविधान में समाजवाद नहीं था, लेकिन 1976 में 42वां संशोधन करके समाजवाद को जोड़ा गया। समाजवाद का क्या मतलब है कि सभी को समान अवसर मिले, सभी सरकार की, राज्य की नजर में समान हो, संसाधनों पर राज्य का अधिकार हो और सभी की आवश्यकता और योग्यता के अनुसार उन्हें संसाधन दिए जाएं। संविधान का नेक्स्ट फीचर है आपातकालीन प्रावधान। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 हमें आपातकालीन स्थिति के बारे में बताता है कि देश में अगर कभी गृह युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या फिर हिंसा की समस्या हो तो ऐसे में राज्य द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है, और आपातकाल में सभी शक्तियां केंद्र के हाथों में आ जाती हैं। और हमारे संविधान का नेक्स्ट फीचर है त्रिस्तरीय सरकार। संविधान में बात की गई है सत्ता के विकेंद्रीकरण की। किसी एक व्यक्ति के पास सत्ता नहीं होगी, किसी एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां नहीं होंगी। शक्तियों का 3 स्तर पर बंटवारा होगा। सबसे पहले केंद्रीय सरकार होगी जो पूरे देश से रिलेटेड होगी, उसके बाद राज्यों की अपनी अलग सरकार होगी, और राज्य में जितने जिले हैं, जितने गांव हैं, उनके लेवल पर भी एक स्थानीय सरकार होगी, एक ग्राम पंचायत होगी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, त्रिस्तरीय सरकार का मॉडल देखते हैं भारतीय संविधान में। और यहाँ पर सबकी शक्तियां, सबके कार्य अलग अलग हैं, जिनके बारे में हमें संविधान की अनुसूचियों से पता चलता है। और सभी के कार्य, सभी की शक्तियां अलग अलग हैं, और इन शक्तियों के बारे में भी हमें संविधान से ही पता चलता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये भी हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि संविधान में
राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये नीति निर्देशक तत्व राज्यों को निर्देश देते हैं कि उन्हें किन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है, किस तरीके से लोगों का कल्याण, लोगों का विकास करना है, लोगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जानी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें भारत के लोक कल्याणकारी राज्य होने का पता चलता है। और इन्हीं निर्देशक तत्वों के आधार पर सरकार का मूल्यांकन भी होता है कि सरकार ने गरीबी हटाने के लिए क्या किया, सरकार ने शिक्षा के लिए क्या किया और कौन कौन सी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई। हालांकि नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, आप इस आधार पर सरकार पर दबाव नहीं बना सकते, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी इससे हम क्या कर सकते हैं, सरकार का मूल्यांकन कर सकते हैं कि सरकार ने लोक कल्याण के लिए क्या क्या काम किया। तो ये है भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं जो हमारे संविधान को और से विशिष्ट बनाती हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।